Hey everyone, welcome to ProPCS. I hope you all are doing good, staying safe and preparing well for your upcoming examinations as well. तो एक बार फिर आप सभी का स्वागत है ProPCS के इस नए वीडियो में। और आज का ये वीडियो आपके लिए बेहद महत्वपूर्ण है यदि आप भी MPPSC साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी सब्जेक्ट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, जिसका एग्जामिनेशन शेड्यूल्ड है ऑन 22 नवंबर 2026 एज पर दी ऑफिशियल MPPSC नोटिफिकेशन। वो सभी एस्पिरेंट्स जो ऑलरेडी प्रज्ञान सीरीज को फॉलो कर रहे हैं, प्रज्ञान सीरीज के बारे में क्विक इन्फॉर्मेशन उन सभी एस्पिरेंट्स के लिए जो पहली बार प्रो पीसीएस चैनल के अंडर कोई वीडियो देख रहे हैं। इस सीरीज जिसका नाम प्रज्ञान सीरीज है, दिस इज क्लास 17 अंडर द सेम सीरीज। वी आर कवरिंग कंप्लीट पार्ट बी ऑफ एमपीपीएससी साइंटिफिक ऑफिसर बायोलॉजी। पूरा पार्ट बी का जो सिलेबस हम कवर कर रहे हैं, और वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट। आप में से बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि क्या मैम आपका कोई बैच है या कोई ऐप से आपको कोर्स परचेज करना पड़ेगा। ऐसा कुछ भी नहीं है। ओके, मैं पूरा का पूरा जो पार्ट बी है वो आपको ऑनलाइन यहाँ पर ही यूट्यूब के वीडियोस के माध्यम से कंप्लीट कराऊंगी। इसके साथ साथ नोट्स भी अवेलेबल है यदि आप चाहें। देयर इज नो कंपल्शन की नोट्स लेने ही हैं। अगर आपको रिक्वायरमेंट है नोट्स की, तो अभी यूनिट 1 के नोट्स जो हैं वो अवेलेबल है। आप में से बहुत सारे लोगों ने जो ये नोट्स है उनको बहुत 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 अच्छा रिस्पॉन्स दिया और बहुत अच्छे सजेशंस भी दिए, क्योंकि हमने आप सबसे फीडबैक लिया था बिफोर फाइनली शेपिंग द नोट्स फॉर यूनिट 2 3 4 5 जो रिमेनिंग यूनिट्स है। मैं आप सबसे फीडबैक अभी भी कंटिन्यूस ले ही रही हूँ। वो सभी लोग जो नोट्स लेते हैं, आई होप आप अग्री करेंगे कि मैंने आप सभी से फीडबैक लिया हुआ है। तो आप सभी का जो फीडबैक मिला है हमें यूनिट 1 के नोट्स के ऊपर, उससे हम अपने जो रिमेनिंग यूनिट्स के नोट है उनको प्रॉपर शेप कर रहे हैं, प्रॉपरली फ्रेम कर रहे हैं। जो भी चेंजेस हैं, जो पॉजिटिव चेंजेस आप सभी ने बोले थे कि ये चेंजेस हो सकते हैं, जैसा एक बहुत अच्छा सजेशन था कि नोट्स के लास्ट में क्वेश्चन का सेट, वो बहुत अच्छा सजेशन था और वो सजेशन इनकॉर्पोरेट भी किया गया है। टुवर्ड्स द एंड आपको कुछ क्वेश्चन सेट्स मिलेंगे उस पर्टिकुलर यूनिट के, जो रिमेनिंग यूनिट्स अभी आपके सामने आने वाली है उसके नोट्स में। ठीक है, अभी यूनिट 1 के नोट्स अवेलेबल हैं, तो मैं आपसे रिक्वेस्ट करूंगी कि यदि आप लेना चाहते हैं यूनिट 1 के नोट्स, मैं बार बार कह रही हूँ दैट देयर इज नो कंपल्शन। मैं आपको एक बार लेकिन सैंपल दिखा देती हूँ यूनिट 1 के नोट्स का। ठीक है, उन सभी लोगों के लिए जो देखना चाहते हैं, दिस इज जस्ट अ सैंपल पीडीएफ जहां पर 8 पेजेस ही है सिर्फ आपके नोट्स के। टोटल 113 पेजेस का ये नोट है। जो यूनिट 1 के नोट्स है टोटल 113 पेजेस के हैं, जिसमें पूरे पांचों चैप्टर्स जो आपके यूनिट 1 के उनको कवर किया गया है। ठीक है, तो यदि आप परचेज करना चाहते हैं तो उसमें भी बहुत सारे लोगों को कंफ्यूजन था, तो डिस्क्रिप्शन में ही मैंने ये टेलीग्राम प्रोफाइल की लिंक दे दी है, जहां पर आपको मैसेज करना है नोट्स। आपको क्या भेजना है, आप जैसे ही इस लिंक को क्लिक करेंगे आपको ये सेंड मैसेज का ऑप्शन आएगा। ठीक है, तो जैसे ही आप सेंड मैसेज पे क्लिक करेंगे ना, वहां पे आपको क्या भेजना है, यूनिट 1 नोट्स। ठीक है, और जैसे आप यूनिट 1 के नोट्स का ये मैसेज भेजेंगे, आपको एक मैसेज रिसीव होगा जिसमें एक क्यूआर कोड हम आपको प्रोवाइड कराएंगे। उसमें आपको 100 रुपीज का पेमेंट करना है और 100 रुपीज का पेमेंट करके आप यूनिट 1 के नोट्स हमसे ले सकते हैं। ओके, ऑलराइट। लेकिन फिर भी देयर इज नो कंपल्शन इफ यू विश टू बाय द नोट्स, क्योंकि आप में से बहुत सारे लोगों ने मुझसे कहा था कि मैम रिविजन के लिए नोट्स की आवश्यकता पड़ती है अपार्ट फ्रॉम द वीडियोज, राइट। तो इसके लिए ये आपके लिए अवेलेबल है, आप ले सकते हैं। ठीक है, चलिए अब स्टार्ट करते हैं। आज की क्लास में हम कवर करने वाले हैं बायोलॉजिकल एविडेंसेस, सलाइवा एंड टिश्यूज, बोन, टीथ, यूरिन, फीसेस एंड वेजाइनल सिक्रेशंस, ये सब कवर करेंगे। बट हमारा ड्यूरेशन जब तक 35-40 मिनट्स का होगा तब तक। ठीक है, 35-40 मिनट्स के बाद ये वीडियो मैं यहीं पर पॉज कर दूंगी और उसके आगे की जो भी क्लास रहेगी वो आपको पार्ट 2 में, यानी क्लास 17 पार्ट बी जो क्लास 18 करके अपलोड करूंगी मैं, उसमें आपको मिल जाएगी। ठीक है, क्योंकि जैसा कि मैं आपको हमेशा से बताती आई हूँ, इस सीरीज का मेन पर्पस ही था कि वीडियो का ड्यूरेशन 40 to 45 मिनट रखना, ताकि आपका डेटा भी ज्यादा कंज्यूम ना हो और आप चीजों को बेहतर समझ भी पाए, है ना, क्योंकि ये सारी चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। ओके, एक डिस्क्लेमर देना चाहूंगी शुरू करने से पहले कि देखिए, हम यहाँ पे जो एविडेंसेस पढ़ रहे हैं ना, हमको सलाइवा नहीं पढ़ना है, हमको टिश्यू को इन डेप्थ जाके नहीं पढ़ना है, हमको सलाइवा को एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस समझने की कोशिश करनी है अंडर दिस यूनिट। आपको समझ में आ रहा है? बहुत सारे लोग इसलिए कंफ्यूज्ड हैं कि वो सलाइवा को इन डेप्थ पहले पूरा पढ़ रहे हैं, उसके बाद फॉरेंसिक बायोलॉजी एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस पढ़ रहे हैं। आपको करना ये चाहिए कि यदि आपको बेसिक इन्फॉर्मेशन ऑलरेडी है, जो कि आपने पढ़ा हुआ है 8, 9, 10th क्लास की बायोलॉजी में, तो आप एक तो पहले तो जाके या तो उसको रिविजिट करें और फिर ये पढ़ें। ओके, या तो पहले सलाइवा एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस पढ़ने की कोशिश करें और उसके बाद अगर आपको लगता है कि नहीं आपका बेसिक्स लैक कर रहा है, तो आप एक बार उसको रिविजिट करें। बिकॉज सिलेबस हमसे डिमांड क्या कर रहा है, सलाइवा एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस। आपको समझ में आया? ठीक है, चलिए हम आगे बढ़ते हैं। प्लीज ब्रिंग नोटबुक अलॉन्ग विथ यू एंड देन हैव अ पेन इन योर हैंड, और अच्छे से पढ़ते हैं हम साथ में। जो भी आपको लगता है कि इंपॉर्टेंट है, आप उसको साथ साथ में नोट करते चलिए। ओके,
ऑलराइट, सबसे पहले सलाइवा होता क्या है मैम ये समझ लेते हैं हम. वी आर ऑल वेरी इंटेलिजेंट किड्स एंड वी नो कि सलाइवा क्या होता है मैम, हमें पता है राइट. बट व्हेन इट कम्स टू डिफाइन द सेम, इसको थोड़ा सा हमको समझने की जरूरत है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट सलाइवा, व्हाट इट इज अ क्लियर स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल. दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट. ठीक है, हम यहाँ पे इसलिए पढ़ रहे हैं इसको क्योंकि आपसे पूछ लिया जाएगा कि जो सलाइवा होता है वो एसिडिक होता है, ठीक है, या बेसिक नेचर का होता है, स्लाइटली बेसिक होता है, या न्यूट्रल होता है, और एक ऑप्शन रहेगा स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल. Okay, so remember that if we talk about saliva, so saliva is slightly acidic to neutral biological fluid. जो कौन secrete करता है? Secreted by the major and minor salivary glands into the oral cavity. जो आपकी oral cavity है, उस oral cavity में आपके major minor salivary glands एक ऐसा fluid secrete करते हैं जो कि slightly acidic to neutral nature का होता है. Clear फ्लूइड, यानी जो अगर आप कलर के बारे में बात करोगे तो क्लियर दिखता है राइट. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट सलाइवा, इट इज अ क्लियर स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल बायोलॉजिकल फ्लूइड व्हिच इज सिक्रेटेड बाय द मेजर एंड माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स. कहां पर? इनटू द ओरल कैविटी. ठीक है, तो आपके मेजर माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स ये सीक्रेट करेंगे और इसको कहां पर पोर इन करेंगे? इनटू द ओरल कैविटी. ओके, ऑलराइट, चलिए अब बेसिक कॉम्पोजिशन की बात अगर हम करना चाहें सलाइवा की, तो यहां से मुख्य बात क्या हो गई भाई? दैट इट इज स्लाइटली एसिडिक टू न्यूट्रल बायोलॉजिकल फ्लूइड. मेजर माइनर सलाइवरी ग्लैंड्स हमारे सीक्रेट करते हैं. ठीक है, अब देखिए इफ यू टॉक अबाउट सलाइवा, अगर आप उसके कॉम्पोजिशन के बारे में बात करोगे तो सलाइवा हैज वाटर, प्राइमरीली वाटर. ठीक है, इसके साथ इसमें होते हैं इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंड डिस्क्रिमिनेटेड बकल एपिथेलियल सेल्स. ठीक है, आपके बकल कैविटी में एपिथेलियल सेल्स होते हैं. ठीक है, तो जो डिस्क्रिमिनेटेड सेल्स होते हैं वो भी आपके सलाइवा का पार्ट होते हैं, याद रखिएगा. ओके, ऑलराइट, सो इफ वी टॉक अबाउट, ये देखिए क्योंकि ये एपिथेलियल सेल्स हैं और एपिथेलियल सेल्स में हमको मिल जाएगा डीएनए. ठीक है, एपिथेलियल सेल्स में मिलने वाला है डीएनए, इसीलिए सलाइवा बायोलॉजिकल एविडेंस के लिए तरह इस्तेमाल किया जाता है. आपको समझ में आ रहा है? सो इफ वी टॉक अबाउट सलाइवा, इट इज मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, इलेक्ट्रोलाइट्स, मेनली कंपोज्ड ऑफ वाटर, इसके साथ इसमें होंगे इलेक्ट्रोलाइट्स, एंजाइम्स, प्रोटीन्स, इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होंगे एंड डिस्क्रिमिनेटेड बकल एपिथेलियल सेल्स. और यही एपिथेलियल सेल्स जो हैं वो डीएनए का रिच सोर्स है और इन्हीं के कारण सलाइवा को एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह प्राथमिकता दी जाती है या कंसिडर किया जाता है. ओके, so if we talk about in forensic science, it is important biological evidence. Why? We have already talked about it, because it contains nucleated epithelial cells that serves as a rich source of DNA for human identification. तो अब समझने की बात यह है कि भाई सलाइवा में डीएनए कहां से आ रहा है? जो डिस्क्रिमिनेटेड बकल एपिथेलियल सेल्स हैं, तो एपिथेलियल सेल्स जो आपकी बकल कैविटी में है, इन एपिथेलियल सेल्स में क्या है भाई? डीएनए. और यही एक डीएनए सोर्स की तरह एक्ट करते हैं आपके सलाइवा में, और डीएनए है तो ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में हेल्प हो जाती है. ओके, सो इफ वी टॉक अबाउट द फॉरेंसिक डेफिनेशन ऑफ सलाइवा, we can say that it's a biological fluid which is capable of establishing the association between an individual and a crime scene through biochemical, immunological and DNA based analysis. Okay, all right, so that's about the forensic definition, which is not super important for us because we already know now कि भाई सलाइवा को बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह कंसीडर करा क्यों जाता है, ये हमने समझ लिया. राइट, ओके, हम डिफाइन करने हमको आ गया मैम, हमको बहुत अच्छे से समझ में आ गया कि ये क्लियर स्लाइडली एसिडिक टू न्यूट्रल बायोलॉजिकल फ्लूइड है जो मेजर माइनर सलाइवरी ग्लैंड सीक्रेट करते हैं. कहां पर? इनटू द ओरल कैविटी. मैडम हमको ये भी याद हो गया कि इसमें मेनली वाटर होता है, इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं, एंजाइम्स होता है, प्रोटीन, इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, माइक्रोब्स होते हैं एंड साथ साथ में एपिथेलियल सेल्स भी होते हैं बकल कैविटी के. और क्योंकि एपिथेलियल सेल्स होते हैं, एपिथेलियल सेल्स से हमको मिल जाता है डीएनए जो कि एक बहुत रिच सोर्स की तरह काम करता है डीएनए के, और इसीलिए ही हम इसे एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह इस्तेमाल करते हैं. क्या आप सबको समझ में आया? अगर समझ में आया हो तो प्लीज मुझे कमेंट्स के माध्यम से बताइएगा. देखिए हो सकता है कि मैं आपके कमेंट को रिस्पॉन्ड नहीं करती कभी कभी, तो प्लीज ये मत सोचिए कि मैं आपके कमेंट्स को देख नहीं रही हूँ. आई रीड ईच एंड एवरी कमेंट, राइट? सो प्लीज 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 गिव मी योर वैल्यूएबल फीडबैक. बताइए आपको समझ में आता है या नहीं. ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं. लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कॉम्पोजिशन. हमने थोड़ी बात कर ली थी कॉम्पोजिशन की, अब हम थोड़ा सा डिटेल में इन डेप्थ नंबर्स में बात करते हैं. ठीक है, सो इफ वी टॉक अबाउट सलाइवा, देखो आपको शॉर्ट नोट बनाना है अगर इससे, तो शॉर्ट नोट कैसे बनाएंगे कॉम्पोजिशन में? आप ऐसे सलाइवा लिख लो. ठीक है,
ये मैं बनाने का तरीका आपको बता रही हूँ। क्रिस्प नोट्स, जो नोट्स आपको हम यहाँ पर प्रोवाइड कर रहे हैं दे आर डिटेल्ड, सब कुछ आपको पढ़ने में आएगा उसमें, लेकिन इस फॉर्मेट में कि आप उसको एक बार पढ़ें और आपको समझ में आ जाए, है ना। लेकिन जब हम फाइनल नोट प्रिपेयर करते हैं, ये मैं उन फाइनल नोट्स की बात कर रही हूँ जो आप एग्जाम के एक दिन पहले रिविजन के लिए बना रहे हो ना, कि एक बार देखेंगे और याद हो जाएगा। इसमें हम सब लिखते नहीं है, ठीक है। हमने सलाइवा लिखा यहाँ पर, अब हमने क्या लिख दिया यहाँ पे, 99 to 99.5% वाटर, ऐसा आपने यहाँ पे वाटर के लिए लिख दिया एंड एक और बबल बना दिया। फिर एक और बबल बनाइए, उसमें इलेक्ट्रोलाइट्स का नाम लिख दीजिए भाई, Na+ रहेगा, K+ रहेगा, देन Cl- आयन रहेगा, ये सारे आपने यहाँ पे लिख दिए, ठीक है। इलेक्ट्रोलाइट्स रहेंगे, ओके। फिर आपने लिख दिया एंजाइम्स रहेंगे, फिर आपने लिख दिया इम्यूनोग्लोब्युलिन्स भी रहेंगे, फिर आपने लिख दिया भाई माइक्रोब्स रहेंगे, और ये सब मिलके क्या बनाएंगे, आपका सलाइवा। ओके, सो दिस इज हाउ हम एक क्रिस्प फॉर्मेट में उसको लिख सकते हैं, ताकि हमको सारी चीजें अच्छे से याद हो जाए, ठीक है। तो 99 to 99.5% वाटर के साथ आपके सलाइवा का मेन कंपोनेंट होता है वाटर, ठीक है। लेकिन क्यों ऐसा होता है मैम, ऐसा क्यों होता है? इसीलिए होता है, हमने बात की थी कि बायोलॉजी आपकी ऐसी, ह्यूमन बायोलॉजी ऐसी चीज है, या आपकी ह्यूमन बॉडी ऐसी क्रिएटेड है कि हर एक चीज का कोई ना कोई एक सेंस छुपा हुआ है, कोई लॉजिक है। वाटर इतना ज्यादा क्यों होता है सलाइवा के कॉम्पोजिशन में, ताकि जो डिजॉल्व सब्सटेंसेज हैं उनके लिए सॉल्वेंट की आवश्यकता है, ठीक है। तो दिस वाटर, द 99 to 99.5% वाटर act as solvent for the dissolved substances, okay. It also does lubricates the oral cavity and साथ साथ में आपकी swallowing और speech को facilitate करता है ये water composition जो आपके सलाइवा में होता है, ठीक है। चलिए मैम, इसके बाद हमको इन इलेक्ट्रोलाइट्स को याद कर लेना है, याद रखिएगा। ओ, ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट है। आपसे सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा कि सलाइवा में से, इनमें से कौन से इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, कौन से ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स नहीं होते, या कौन से ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स होते हैं। ओके, ऑलराइट। सो सोडियम, पोटेशियम, कैल्शियम, मैग्नीशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, फॉस्फेट एंड फ्लोराइड, दीज आर द मेजर ग्रुप ऑफ इलेक्ट्रोलाइट्स विच आर फाउंड इन सलाइवा। तो ये आपको याद रखना है। और इनका काम क्या होता है मैम, ये भी तो हमको इंपॉर्टेंट याद रखना है ना। तो ये ऑस्मोटिक बैलेंस को मेंटेन करने का काम करते हैं, साथ में बफर करते हैं ओरल पीएच को, एंड इट ऑल्सो प्रिवेंट्स इनेमल डीमिनरलाइजेशन। आपके इनामल में जो मिनरल्स हैं उनको डीमिनरलाइज होने से बचाता है। कौन? इलेक्ट्रोलाइट, जो कहां पर होता है? सलाइवा में, ठीक है। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भाई ऑस्मोटिक बैलेंस सलाइवा का कैसे मेंटेन होता है, तो सलाइवा का ऑस्मोटिक बैलेंस और आपके जो ओरल पीएच को एक बफर की तरह एक्ट करता है, कौन करता है? आपके इलेक्ट्रोलाइट्स, याद रखेंगे। एंड ये आपके इनामल डीमिनरलाइजेशन को भी प्रिवेंट करता है, ठीक है। चलिए मैम, ये हमको समझ में आ गया, वी ऑल आर इंटेलिजेंट, और यहाँ तक की सारी चीजें हमको समझ में आ गई। मैम अभी आपने बताया एंजाइम्स भी होते हैं, हाँ बिल्कुल होते हैं, और अब हम इन एंजाइम्स को समझते हैं, क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है, इसलिए एक टेबुलेटेड फॉर्म में आपके सामने है, ताकि सारी चीजें आपको बहुत जल्दी समझ में आ जाए और आप इन्हें साथ साथ नोट करते जाएं, ठीक है। तो अगर हम टाइलिन एंजाइम के बारे में बात करेंगे, which is also known by the name alpha amylase। देखिए, हम हमेशा amylase लिखते हैं, but the right way to write amylase is alpha amylase, okay। So the alpha amylase enzyme which is found in saliva, it is also called as tailin, ओके, ऑलराइट। एंड याद रखिएगा कि इसका फंक्शन है डाइजेशन ऑफ स्टार्च। देखिए, जब आप बच्चे रहे होंगे, क्लास 8-9 ग्रेड में रहे होंगे, तो ये क्वेश्चन हमेशा से आता था कि द डाइजेशन ऑफ द फॉलोइंग कंपोनेंट और न्यूट्रिएंट स्टार्ट्स इन फूड, और आपके पास 4 ऑप्शंस रहते थे, राइट। तो यहाँ पे यही टाइलिन जो है वो एक्ट करता था, ठीक है। तो स्टार्च की बात हम करते थे वहां पर। अब यहाँ पे ध्यान से समझिए कि अगर हम अल्फा अमाइलेज या टाइलिन की बात करते हैं, तो इसका फंक्शन है स्टार्च का डाइजेशन करना, ठीक है। लेकिन अब ये इंपॉर्टेंट क्यों है, फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस क्या है इसकी? तो आपको एक फ्लूइड मिला, अभी हम प्रिजम्पटिव टेस्ट्स की बात करेंगे, कंफर्मेटरी टेस्ट्स की बात करेंगे, लेकिन इंपॉर्टेंट समझ लेते हैं। तो भाई आपको एक सैंपल फ्लूइड मिला, उस सैंपल फ्लूइड में आपको अमाइलेज मिल रहा है, टाइलिन एंजाइम मिल रहा है, तो कहीं ना कहीं आपको बताता है ना कि भाई सलाइवा हो सकता है। सो दिस एक्ट्स एज अ मेजर मार्कर फॉर द डिटेक्शन ऑफ सलाइवा। Are you all getting it? Right? And now if we talk about lysozyme, okay, what is the function of this lysozyme enzyme? It is antibacterial in nature,
ओके ऑलराइट। एंटीबैक्टीरियल एंजाइम अगर हम देखेंगे आपके सलाइवा के कंपोजिशन में तो ये होता है लाइसोजाइम। सबसे पहले अमाइलेज दैट इज आल्सो नोन एज टाइलिन, तो भाई ये डाइजेशन ऑफ स्टार्च में मदद करता है और ये ही एक मेजर डिटेक्शन टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है टू अंडरस्टैंड कि जो सैंपल आपके पास है वो सलाइवा है कि नहीं। ओके उसके बाद है लाइसोजाइम जो कि एक माइनर फॉरेंसिक सिग्निफिकेंस रखता है लेकिन है तो अपन को पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। तो लाइसोजाइम जो है उसका फंक्शन एंटीबैक्टीरियल है, बैक्टीरिया के खिलाफ जबरदस्त ये काम करता है, ठीक है। एंड देन द लेक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम, दिस इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ये दिस इज एंटी माइक्रोबियल, ओके जो माइक्रोब्स रहते हैं उनके अगेंस्ट फंक्शन करता है ये। एंड व्हाट इज द वर्क दैट इट प्रिजर्व्स ओरल फ्लोरा बैलेंस, ठीक है। ऐसा नहीं होना चाहिए कि कोई माइक्रोब ज्यादा नंबर में हो रहा है, बैलेंस होना जरूरी है, तो उस बैलेंस को मेंटेन करने का काम आपका लेक्टोपेरोक्सीडेज एंजाइम करता है, ओके। देन द लिंगुअल लाइपेज, इसका फंक्शन है फैट डाइजेशन and this has very very limited role. And then the carbonic anhydrase 6, this is important, okay। carbonic anhydrase 6 जो है ये सलाइवा के pH को रेगुलेट करता है और ओरल एनवायरनमेंट को मेंटेन रखता है, याद रखेंगे, ठीक है। बट मेजर यहाँ से अगर फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं तो आपका अल्फा अमाइलेज या टाइलिन होगा, समझ गए हम सभी ये, ठीक है। सो एंजाइम्स हमने पढ़ लिए, इलेक्ट्रोलाइट्स पढ़ लिए और हमने पढ़ लिया वाटर, और ये तीनों हमने पढ़ लिए कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, ओके। इसके साथ साथ होते हैं प्रोटीन्स, हमने बात की थी इम्यूनोग्लोब्युलिन्स एंड सेल्यूलर कंपोनेंट्स जिनको हम अब पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो प्रोटीन्स कौन कौन से होते हैं इनको आपको याद रखना है, ओके। म्यूसिन, हिस्टेटिन्स एंड स्टैथरिन्स प्रोलीन रिच प्रोटीन्स होते हैं और एल्ब्यूमिन इसका ट्रेस मिलता है, थोड़ी मात्रा में पाया जाता है, ठीक है। हमको इन डेप्थ कॉम्पोजिशन में नहीं जाना, मैंने आपको बताया है व्हाई, बिकॉज हमको पढ़ना है फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस, ओके। सलाइवा एज बायोलॉजिकल एविडेंस हमारा मेन फोकस एरिया है आज के डिस्कशन का, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट, नहीं तो फिर हम इन प्रोटीन्स की स्ट्रक्चर को इन डेप्थ पढ़ सकते हैं, यदि आपके पास समय है और आप उतना समय अपनी तैयारी को देना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं, ठीक है, ओके। सो म्यूसिन, हिस्टेटिन्स, स्टैथरिन्स, प्रोलीन रिच प्रोटीन्स एंड एल्ब्यूमिन, कम मात्रा में आपको ये कुछ प्रोटीन्स है जो कि सलाइवा में पाए जाते हैं, ओके। देन द इम्यूनोग्लोब्युलिन्स, ओके, तो आपको मिलेगा IgA, ओके, मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन मिलेगा, IgG एंड IgM, दीज आर द मेजर इम्यूनोग्लोबुलिन्स जो आपको आपके सलाइवा में मिलते हैं, ओके। अब सेल्यूलर कंपोनेंट्स क्या मिलेंगे, तो ल्यूकोसाइट्स, द WBCs, द ओरल बैक्टीरिया, फंगाई, फूड डेब्रीज भी मिलेंगे, साथ में द बकल एपिथेलियल सेल्स जो कि है DNA का प्राइमरी सोर्स आपके सलाइवा में, दिस इज इंपॉर्टेंट, दिस इज VIMP, ओके ऑलराइट। सो दैट्स अबाउट द कॉम्पोजिशन ऑफ सलाइवा, ठीक है, समझ में आया आपको। चलिए अब बात करते हैं टाइप्स ऑफ सलाइवा की, दिस इज वेरी 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 इंपॉर्टेंट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ऑलराइट, सो इफ वी टॉक अबाउट सलाइवा, आप समझेंगे कि टाइप ऑफ सलाइवा जो है ना वो डिपेंड करता है ओरिजिन पे कि कौन सा ग्लैंड जो है वो सलाइवा प्रोड्यूस कर रहा है, ठीक है। ऑलराइट, सबसे पहला जो टाइप हमको पढ़ना जरूरी है दैट इज सेरस सलाइवा, ओके, प्लीज इसे नोट कर लें, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। तो टाइप्स ऑफ सलाइवा में जब हम जाएंगे तो होगा एक टाइप ऑफ सलाइवा जो है वो है सेरस, दूसरा है म्यूकस एंड तीसरा है मिक्स्ड, ओके। तीसरा क्या है आपका मिक्स्ड सलाइवा, ओके ऑलराइट। सो इफ वी टॉक अबाउट सेरस, याद करना है कि ये पेरोटिड ग्लैंड से सीक्रेट होगा, पेरोटिड, ओके। if we talk about the mucus, it will be produced by the sublingual gland, आप ऐसे लिख सकते हैं for the final revision, okay alright। and if we talk about the mixed saliva, तो यहाँ पे सबमेंडिब्यूलर ग्लैंड सीक्रेट करेगा मिक्स्ड सलाइवा को। क्या हमको ये समझ में आया, ये आपको नोट कर लेना है, दिस इज इंपॉर्टेंट, ओके। सो इफ वी टॉक अबाउट सलाइवा, मेजरली देयर आर 3 टाइप्स, ओके, ऑन द बेसिस ऑफ द ग्लैंड ऑफ द ओरिजिन, द सेरस व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द पैरोटिड ग्लैंड, ओके, द म्यूकस सलाइवा व्हिच इज प्रोड्यूस्ड बाय द सबलिंगुअल ग्लैंड एंड द मिक्स्ड सलाइवा जो कि सबमैंडिबुलर ग्लैंड प्रोड्यूस करता है, ओके। तो सलाइवा जो, अगर हम ग्लैंड ऑफ ओरिजिन के बारे में बात करते हैं तो सलाइवा 3 प्रकार का होता है, कौन कौन से टाइप्स है मैम, सेरस, म्यूकस एंड मिक्स्ड, ओके। सो जो सेरस सलाइवा है वो कैसा होता है, इट इज थिन एंड वाटरी, ओके ऑलराइट। तो अगर थिन एंड वाटरी सैंपल आपके पास आ रहा है तो उसे सेरस सलाइवा कंसीडर किया जाएगा। और ये जो सेरस सलाइवा है इसमें अल्फा अमाइलेज है, अल्फा अमाइलेज यानी टाइलिन है, तो टाइलिन का मुख्य उद्देश्य भाई डाइजेशन है ना, इसीलिए जो सेरस सलाइवा है इसका मेन फंक्शन जो है इट इज टू फैसिलिटेट डाइजेशन, ओके। सो द थिन एंड वाटरी सलाइवा
which is produced by the parotid gland and rich in alpha amylase, ये है serous saliva. सेरस सलाइवा वो टाइप ऑफ सलाइवा है जो कि पेरोटिड ग्लैंड सीक्रेट करता है और इसमें अमाइलेज की मात्रा बहुत अच्छी होती है और इसका मुख्य उद्देश्य है डाइजेशन को फैसिलिटेट करना. ठीक है, अब बात करते हैं म्यूकस सलाइवा की. तो म्यूकस सलाइवा थिक और विस्कस नेचर का होता है. ओके, इसमें म्यूसिन बहुत अधिक मात्रा में पाया जाता है, याद करेंगे इसे. ओके, एंड क्योंकि यहाँ पे भाई म्यूकस इन्वॉल्व है, ये थिक और विस्कस नेचर का है, ये क्या प्रोवाइड करता है, ल्यूब्रिकेशन प्रोवाइड करता है, याद रखेंगे. ओके, और आपका सबलिंगुअल ग्लैंड इसको प्रोड्यूस करता है. ऑलराइट, सो सेरस सलाइवा, म्यूकस सलाइवा. सेरस सलाइवा थिन वाटरी होगा और म्यूकस सलाइवा थिक एंड विस्कस नेचर का होगा. ओके, म्यूकस म्यूसिन याद रखेंगे. तो म्यूकस सलाइवा म्यूसिन में रिच होगा, सबलिंगुअल ग्लैंड प्रोड्यूस करेगा और ल्यूब्रिकेशन में मदद करेगा. अब जब बात करते हैं मिक्स्ड का, मतलब ये होता है ना कि भाई दोनों टाइप मिक्स्ड होंगे इसमें, है ना. तो सेरस म्यूकस कंपोनेंट दोनों होते हैं. सब मैंडिबुलर ग्लैंड ये सीक्रेट करता है और मेजॉरिटी ऑफ द रेस्टिंग सलाइवा इज नथिंग बट द मिक्स्ड सलाइवा. ओके, ऑलराइट, तो चलिए आगे बढ़ते हैं. आई होप ये क्लियर हो गया होगा हमें. अब हम आगे बढ़ते हैं बिकॉज वी हैव टू नो अ लॉट ऑफ थिंग्स इन दिस. ओके, चलिए अब बात करते हैं कि भाई सलाइवा का क्या रोल है फॉरेंसिक बायोलॉजी में, है ना. सबसे पहली बात तो इसमें डीएनए कंटेंट बहुत हाई होता है. अब मैम डीएनए कंटेंट क्यों हाई होता है, क्योंकि बकल एपिथेलियल सेल्स होते हैं, डिमेस्केटेड बकल एपिथेलियल सेल्स. ओके, और बकल एपिथेलियल सेल्स होने की वजह से जो ये एपिथेलियल सेल्स हैं दे आर वेरी रिच सोर्स ऑफ डीएनए, ये डीएनए के अच्छे सोर्स होते हैं. और क्योंकि ये डीएनए के अच्छे सोर्स होते हैं इसीलिए सलाइवा को डीएनए प्रोफाइलिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है. Okay, so the buccal epithelial cells which are present in saliva, they provide high quality nuclear DNA that makes saliva an excellent source of STR profiling. ओके, ऑलराइट, तो इफ वी टॉक अबाउट डीएनए प्रोफाइलिंग, उसमें क्यों इंपॉर्टेंट है हमने समझ लिया, क्योंकि बकल एपिथेलियल सेल्स होते हैं और बकल एपिथेलियल सेल्स का जो न्यूक्लियर डीएनए है वो एक एक्सीलेंट डीएनए सोर्स की तरह फंक्शन करता है. ओके, ऑलराइट, अब देखिए जो इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन के लिए कैसे इस्तेमाल होगा, जो आपको क्राइम सीन से सलाइवा मिलता है, आप उसको जो भी सैंपल्स हैं आपके पास या रेफरेंस सैंपल्स हैं उनसे आप मैच करके चेक कर सकते हो. सस्पेक्ट को आइडेंटिफाई करने में भी मदद करता है, विक्टिम को भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है, और कोई और अगर इंडिविजुअल इन्वॉल्व है किसी केस में तो उसको भी आइडेंटिफाई करने में मदद करता है. ठीक है, साथ साथ में बाइट मार्क इन्वेस्टिगेशन, ये तो बहुत सिंपल सा है. ठीक है, कि अगर बाइटिंग केस इन्वॉल्व है तो डेफिनेटली सलाइवा जो है वो डिपॉजिट हो जाएगा. ओके, ऑलराइट, और इसमें एपिथेलियल सेल्स भी होंगे जिससे डीएनए प्रोफाइलिंग की जा सकती है और जो बाइटर है उसको आइडेंटिफाई करने में आसानी होगी. ठीक है, इसके साथ साथ एबीओ ब्लड ग्रुपिंग में भी ये मदद करता है बिकॉज 80% ऑफ इंडिविजुअल सीक्रेट एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजेंस इनटू द सलाइवा. दिस इज वीआईएमपी. ओके, तो जो 80% इंडिविजुअल्स हैं, हम सब 80%, अगर आप टोटल पॉपुलेशन का देखो तो एबीओ ब्लड ग्रुप एंटीजन जो है वो सलाइवा में सीक्रेट करते हैं. इसकी वजह से ब्लड ग्रुप डिटर्मिनेशन भी सलाइवा से पॉसिबल है. ओके, ऑलराइट, एंड साथ में क्योंकि हम डीएनए प्रोफाइल कर लेते हैं, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन भी कर लेते हैं सलाइवा के द्वारा, इसलिए सस्पेक्ट को क्राइम सीन से लिंक करना आसान होता है. साथ साथ में जो डिजास्टर विक्टिम होते हैं, अगर किसी पर्सनल आइटम से जो भी सलाइवा रिकवर किया जाता है उसे एक रेफरेंस मटेरियल की तरह इस्तेमाल किया जाता है डीएनए के कंपैरिजन उससे, जिससे किया जा सके फॉर द डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन. ओके, सो दिस वाज वेरी सिंपल. दिस वाज अबाउट द रोल ऑफ सलाइवा इन फॉरेंसिक बायोलॉजी. नाउ लेट्स मूव टुवर्ड्स द डिटेक्शन पार्ट, द डिटेक्शन ऑफ सलाइवा. ठीक है, तो अगर हम सलाइवा स्टेन्स की बात करते हैं सो दे आर कलरलेस क्लियर, हमने बात की थी. ओके, एंड दे आर इवन इनविजिबल आफ्टर ड्राइंग. कभी कभी ड्राई होने के, कभी कभी नहीं, मोस्ट ऑफ द टाइम्स दे आर इनविजिबल आफ्टर ड्राइंग. ओके, इसीलिए एग्जामिनेशन जरूरी है. तो एग्जामिनेशन जो है, सबसे पहला एग्जामिनेशन तो है विजुअल एग्जामिनेशन, है ना. तो देखिए, एक तो ट्रांसपेरेंट स्टेन होगा, अगर थोड़ा सा ड्राई हो गया होगा तो व्हाइट कलर का एक क्रस्ट आपको देखने के लिए मिलेगा, लेकिन जहां पर भी ये सैंपल होगा तो फैब्रिक जो है वो वहां पे स्टिफ हो जाएगा और सरफेस कैसा हो जाएगा, ग्लॉसी. ओके, ऑलराइट, सो दीज आर द विजुअल एग्जामिनेशंस फॉर सलाइवा. प्लीज ये नोट कर लें आप, या तो इसको अच्छे से समझ लें. बेसिक सी बात है कि जहां पर भी सलाइवा होगा तो ट्रांसपेरेंट स्टेन है बिकॉज इट्स क्लियर एंड कलरलेस फ्लूइड, राइट. लेकिन क्रस्ट जो है वो व्हाइटिश बन जाएगी थोड़ी ड्राइनेस के बाद, फैब्रिक स्टिफ हो जाएगा और सरफेस ग्लॉसी हो जाएगा. ओके,
इसके अलावा एएलएस अल्टरनेट लाइट सोर्सेज से भी आप डिटेक्ट कर सकते हैं, ठीक है। यूवी लाइट, ब्लू लाइट या लेजर इल्यूमिनेशन के द्वारा भी आप सलाइवा स्टेन्स जो है उनको डिटेक्ट कर सकते हैं, लोकेट कर सकते हैं, बट दिस इज नॉट कंफर्मेटरी, उसके लिए आपको टेस्ट लगाना पड़ेगा, ओके। एंड देन द केमिकल स्क्रीनिंग। तो भाई अगर अल्फा अमाइलेज यानी टाइलिन है प्रिंसिपल सलाइवरी एंजाइम, तो ये बताता है कि भाई सलाइवा ही है, ओके। सो दैट इज नोन एज द केमिकल स्क्रीनिंग, बट इसके बाद भी हम कंफर्मेटरी टेस्ट जो है वो करते हैं, ओके okay? चलिए, so that's about the preliminary examination. Now let's talk about the presumptive tests for saliva, okay? Now जो presumptive tests है ना, they indicate the presence of saliva, but they are not confirmatory, they are not specific enough for the definitive identification. हमने इससे पहले जो पार्ट पढ़ा था बायोलॉजिकल एविडेंसेस का, जहाँ पे हमने ब्लड और सीमेन देखा था, वहां पे भी हमने बात की थी कि जब तक आपके पास कंफर्मेटरी टेस्ट नहीं होते, सिर्फ प्रिजम्पटिव एनालिसिस पे आप कोई भी डिसीजन नहीं दे सकते, आपको कंफर्म करना पड़ेगा अपना अजम्पशन, राइट। सो पहले हम प्रिजम्पटिव टेस्ट पढ़ रहे हैं, उसके बाद हम कंफर्मेटरी टेस्ट भी पढ़ेंगे, ओके। सो द फाइडबस टेस्ट अगर हम बात करते हैं, प्लीज आप इन्हें नोट कर लीजिए क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। तो आपको पता, अगर हम फाइडबस टेस्ट के बारे में बात करते हैं तो हमको पता है कि भाई अल्फा माइलेज होता है किसमें, सलाइवा में, ठीक है। तो अगर हम बात करते हैं फाइडबस टेस्ट की, तो इसमें होता क्या है कि आपका एक स्टार्च पॉलीमर एसोसिएटेड रहता है, ठीक है। तो ये अल्फा माइलेज जो आपके सलाइवा में है, दिस हाइड्रोलाइजेस द ब्लू डाई लिंक स्टार्च पॉलीमर। ये जो स्टार्च पॉलीमर है, इसको किसके साथ लिंक कर दिया जाता है, एक ब्लू डाई के साथ लिंक कर दिया जाता है, ठीक है। तो जब ये अल्फा माइलेज आता है पिक्चर में, तो अल्फा माइलेज क्या करता है, ये जो स्टार्च पॉलीमर है जिसको ब्लू डाई के साथ लिंक किया गया है, उसको हाइड्रोलाइज कर देता है। जैसे ही उसको हाइड्रोलाइज कर देता है, तो ब्लू डाई जो है वो रिलीज हो जाती है। तो ब्लू डाई अगर रिलीज हो रही है, मतलब अल्फा माइलेज रहा होगा, क्योंकि अल्फा माइलेज ही हाइड्रोलाइज करेगा, ठीक है, ये स्टार्च पॉलीमर को। तो जब ये जो स्टार्च पॉलीमर है, उसको ब्लू डाई के साथ लिंक कर दिया जाता है, आपको समझ में आ रहा है। और अल्फा माइलेज क्या करता है, ये स्टार्च पॉलीमर को हाइड्रोलाइज करता है। तो जैसे ही आपका जो सैंपल है, अगर उसमें अल्फा माइलेज होगा, तभी हाइड्रोलिसिस की प्रोसेस हो पाएगी। तो अल्फा अमाइलेज हाइड्रोलाइज करता है स्टार्च पॉलीमर को, और उसकी वजह से जो ब्लू डाई है वो रिलीज होती है। तो अगर ब्लू कलर आ रहा है फाइडबस टेस्ट में, मतलब कि सलाइवा है, ठीक है। अब ये बहुत सेंसिटिव टेस्ट है, रैपिड है, और फॉरेंसिक लेबोरेटरीज में यूज किया जाता है वाइडली फॉर द डिटेक्शन ऑफ सलाइवा, ओके। बट इट कैन नॉट डिस्टिंग्विश बिटवीन ह्यूमन सलाइवा एंड द सलाइवा ऑफ सम एनिमल्स। ये डिस्टिंग्विश नहीं कर सकता, इसलिए इसको हम कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह इस्तेमाल नहीं कर सकते। समझ में आया आपको ये? तो फार्टिबस टेस्ट में होगा क्या, आप समझ लीजिए अच्छे से कि अल्फा माइलेज एंजाइम जो कि आपके सलाइवा में होता है, ये जो स्टार्च पॉलीमर इस टेस्ट में यूज किया जाता है, उसको एक ब्लू डाई के साथ लिंक कर दिया जाता है। तो अल्फा माइलेज उसको हाइड्रोलाइज करता है, जिसकी वजह से ब्लू डाई जो है वो रिलीज होती है, और उसकी वजह से एक ब्लू कलर दिखने के लिए मिलता है। और ब्लू कलर आ रहा है तो ये मतलब कि सलाइवा प्रेजेंट है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टेस्ट विच इज द स्टार्च आयोडीन टेस्ट, ठीक है। अब हमें पता है मैम कि अमाइलेज का काम है टू डाइजेस्ट द स्टार्च, हमको पता है, राइट। तो व्हेन आयोडीन इज एडेड, द अनडाइजेस्टेड स्टार्च फॉर्म्स अ ब्लू ब्लैक कलर, ओके, ऑलराइट। और जैसे ही ब्लू ब्लैक कलर का लॉस होता है, इससे पता चल जाता है कि स्टार्च जो है वो किसके द्वारा डाइजेस्ट कर लिया गया, अमाइलेज के द्वारा, ठीक है। तो देखिए समझिएगा इस बात को कि आपके पास अनडाइजेस्टेड स्टार्च रखा है, उसमें जैसे आपने क्या डाला, आयोडीन ऐड किया। तो आयोडीन जब स्टार्च में आपने ऐड किया, अनडाइजेस्टेड स्टार्च में, तो कौन सा कलर आया भाई, ब्लू ब्लैक कलर। ब्लू ब्लैक कलर आया, अनडाइजेस्टेड स्टार्च था तो ब्लू ब्लैक कलर आया, ठीक है। जब इस अनडाइजेस्टेड स्टार्च को अमाइलेज ने डाइजेस्ट कर लिया, जैसे ही अमाइलेज क्या करेगा, इस स्टार्च को डाइजेस्ट करेगा, ठीक है। तो आपका जो ब्लू ब्लैक कलर है वो डिसअपियर हो जाएगा या रिड्यूस हो जाएगा। ये जो ब्लू ब्लैक कलर है ना, ये या तो डिसअपियर हो जाएगा, ओके, या तो ये रिड्यूस हो जाएगा।
समझ में आया आपको? इंडिकेटिंग दैट अमाइलेज इज देयर, ओके, और अमाइलेज ही तो मतलब सलाइवा है, आपको समझ में आया? ठीक है, तो क्या होगा भाई कि जो अनडाइजेस्टेड स्टार्च है वो ब्लू ब्लैक कलर देगा बिकॉज स्टार्च के प्रेजेंस के कारण, ठीक है। लेकिन जैसे आप आपका सैंपल डालोगे, आपका सैंपल अगर सलाइवा है तो उसमें अमाइलेज होगा, अमाइलेज स्टार्च का डाइजेशन कर देगा, जिसकी वजह से या तो ब्लू ब्लैक कलर कंप्लीटली डिसअपियर हो जाएगा या तो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है। तो अगर ऐसा होता है तो पता चल जाएगा कि भाई सलाइवा है, ठीक है। तो एडवांटेजेस क्या है कि बहुत सिंपल है, बहुत इनएक्सपेंसिव है, और लिमिटेशन क्या है कि ये स्पेसिफिक नहीं है उतना, है ना, जैसे अदर इम्यूनोलॉजिकल मेथड्स है उतना स्पेसिफिक रिजल्ट आपको इस टेस्ट में देखने के लिए नहीं मिलता। चलिए आगे बढ़ते हैं विद द नेक्स्ट टेस्ट विच इज द ब्लू स्टार्च अगार प्लेट टेस्ट। ओके, तो अगार की प्लेट लेते हैं और अगार प्लेट में ना स्टार्च को इनकॉर्पोरेट किया जाता है। ओके, ऑलराइट। अब क्या होता है कि जो सलाइवरी अमाइलेज एंजाइम है ना, ये जो स्टार्च आपने रखा है उसको हाइड्रोलाइज कर देगा, ठीक है। तो हाइड्रोलाइज कर देगा तो जहां जहां पे आपने स्टार्च रखा होगा ना उसके अराउंड एक क्लियर जोन बन जाएगी, ठीक है। तो जो आपने स्पेसिमेन रखा है अगर उसके अराउंड क्लियर जोन बन जाती है मतलब कि आपका जो सैंपल है वो सलाइवा है, ठीक है। इसके अलावा एक सैलिजेई टेस्ट है, ठीक है। इससे भी सलाइवरी अल्फा माइलेज एंजाइम को डिटेक्ट किया जाता है, ये बहुत रैपिड टेस्ट है, बहुत इजीली परफॉर्म हो जाता है और फील्ड और लेबोरेटरी के यूज में इसका इस्तेमाल किया जाता है। ओके, देन नाउ लेट्स टॉक अबाउट द कंफर्मेटरी टेस्ट। हमने पढ़ लिए प्रिजम्पटिव टेस्ट, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे कंफर्मेटरी टेस्ट। आप इसको प्लीज एक बार ध्यान से समझ लीजिए। इफ वी टॉक अबाउट दी प्रिजम्पटिव टेस्ट, हमने फाडेबास टेस्ट के बारे में पढ़ा, स्टार्च आयोडीन टेस्ट के बारे में पढ़ा, द ब्लू स्टार्च अगार प्लेट टेस्ट एंड सैलिगेई टेस्ट के बारे में हमने पढ़ा। इसको कई कई प्रोनाउंसिएशंस में सैलिजे एई टेस्ट भी कहते हैं। ओके, ऑलराइट, एंड देन लेट्स नाउ टॉक अबाउट द कंफर्मेटरी टेस्ट। तो आरएसआईडी टीएम ये जो है ये किट आती है इसकी पूरी, ठीक है। ऑलराइट, ये जो आरएसआईडी सलाइवा टेस्ट है ये क्या करता है, मोनोक्लोनल एक्टिव एंटीबॉडीज को यूज करता है अगेंस्ट द ह्यूमन सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, ठीक है। इसीलिए ये बहुत रिलायबल है, ये जो आरएसआईडी सलाइवा टेस्ट है बहुत रिलायबल है बिकॉज ये मोनोक्लोनल एंटीबॉडीज को यूज करता है अगेंस्ट दी ह्यूमन सलाइवरी अल्फा अमाइलेज, ठीक है। तो अगर ह्यूमन सलाइवा इसके लिए बहुत स्पेसिफिक है, ये बहुत रैपिड है, मिनिमम क्रॉस रिएक्टिविटी शो करता है एंड मोस्ट रिलायबल कंफर्मेटरी टेस्ट कंसीडर किया जाता है सलाइवा के लिए द आरएसआईडी टेस्ट। ओके, ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डीएनए प्रोफाइलिंग। जो डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाता है बकल एपिथेलियल सेल से उसको एसटीआर मार्कर्स के साथ आइडेंटिफाई किया जाता है। ओके, जिसकी वजह से अब देखो डीएनए एसोसिएटेड है तो आप ये भी बता सकते हो कि किस इंडिविजुअल का सलाइवा है ना, उसका डीएनए से मैच करके, राइट। तो डीएनए प्रोफाइलिंग भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह इस्तेमाल की जाती किया डीएनए प्रोफाइलिंग को भी एक कंफर्मेटरी टेस्ट की तरह इस्तेमाल किया जाता है सलाइवा के लिए। और ये किसके लिए मददगार होता है, फॉर इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन, किनशिप एनालिसिस एंड द सस्पेक्ट विक्टिम कंपैरिजन। देखो कैसे, देखिए आपके जो डीएनए उसे पता चल जाएगा कि भाई ये सस्पेक्ट का सलाइवा है या विक्टिम का है, ठीक है। तो अगर बाइट मार्क मिला है उसी सलाइवा का तो समझ में आ जाएगा कि जो बाइटर है जो इन्वॉल्व था उसका सलाइवा है। और जो आपको आप अगर किसी व्यक्ति के स्किन पर मिला हुआ सलाइवा है या किसी विक्टिम का सलाइवा तो भी समझ में आ जाएगा जो सैंपल आप यूज कर रहे हो वो सस्पेक्ट का नहीं वो विक्टिम का ही है। तो सस्पेक्ट विक्टिम कंपैरिजन में भी ये डीएनए प्रोफाइलिंग मदद करता है, ठीक है। ऑलराइट, चलिए अब बात कर लेते हैं टिश्यू की। हमने पढ़ लिया सलाइवा एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस एंड नाउ वी विल बी मूविंग टुवर्ड्स टिश्यू एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस। ओके, ऑलराइट। तो देखिए एज आई ऑलरेडी मेंशन्ड वी आर नॉट स्टडिंग टिश्यूज हियर। हम टिश्यूज को बहुत डेप्थ में नहीं पढ़ेंगे कि देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ टिश्यूज, देयर आर डिफरेंट टाइप ऑफ प्लांट टिश्यूज, एनिमल टिश्यूज, फिर हम एनिमल टिश्यूज में आपके नर्वस टिश्यूज, कनेक्टिव टिश्यूज, मस्कुलर टिश्यूज ये हम नहीं पढ़ रहे हैं यहाँ पर। ओके, वी आर स्टडिंग टिश्यूज एज बायोलॉजिकल एविडेंसेस, ठीक है। ओके, तो बेसिक बायोलॉजिकल फंक्शंस की यदि बात करेंगे तो भाई टिश्यू जो है वो स्ट्रक्चरल सपोर्ट प्रोवाइड करता है, मैम हमको ये पता है। इट ऑल्सो प्रोटेक्ट्स द इंटरनल ऑर्गन्स फ्रॉम इंजरी, मैम ये भी हमको पता है। मस्कुलर मोमेंट्स को इनेबल करता है, नर्व इम्पल्सेस को कंडक्ट करता है। ऑलराइट, इसके साथ साथ प्रोटेक्टिव बैरियर बनाता है अगेंस्ट द पैथोजन। कौन से टिश्यू ये काम करते हैं ये भी मेंशन किया हुआ है फॉर योर बेटर अंडरस्टैंडिंग, राइट। एंड दे ऑल्सो स्टोर द न्यूट्रिएंट्स एंड फैट इन योर बॉडी। हमने जब टिश्यूज पढ़े थे तो ये बेसिक चीजें हमने पढ़ी थी जब हम एपिथेलियल टिश्यू पढ़ रहे थे, तो ठीक है। एंड इट ऑल्सो डज फैसिलिटेट्स द ट्रांसपोर्टेशन ऑफ ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स। कनेक्टिव टिश्यू ये करता है, स्पेसिफिकली द फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू ब्लड, राइट। एंड इट ऑल्सो डज पार्टिसिपेट्स इन इम्यून डिफेंस एंड वुंड हीलिंग ऑफ योर बॉडी।
तो अगर हम बात करते हैं टिश्यू की, तो टिश्यू बहुत इंपॉर्टेंट है आपकी बॉडी में। क्यों इंपॉर्टेंट है वो आप सबको पता है। हमको हमारा उद्देश्य वो पढ़ना नहीं है, मैं बार बार ये रिपीट कर रही हूँ, क्योंकि वो आपको ऑलरेडी पता है। क्वेश्चन आपके सिलेबस में पूछे जाएंगे टिश्यू एज अ बायोलॉजिकल एविडेंस के तरह से, क्योंकि उसको वैसे ही आपको सिलेबस में दिया गया है एज फार एज माई अंडरस्टैंडिंग। ओके, ऑलराइट। तो चलिए अब फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस की बात कर लेते हैं, जो मुख्य मुद्दा है हमारे आज के डिस्कशन का। ठीक है, सो इसमें भी आपको मिलता है बहुत सारा न्यूक्लियर डीएनए, और इसीलिए इसे एक बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह इस्तेमाल किया जाता है। Okay, so the tissue is excellent source of what kind of DNA? The nuclear DNA, and that is the reason why it is used as, or the tissue is considered as one of the most important biological आप कह सकते हो evidence, right? Now if we talk about it, क्योंकि nuclear DNA involved है human identification में मदद करता है, इससे ये भी पता चल जाता है कि जो डेथ है वो कैसे हुई होगी। ओके, उसका कॉज क्या है और किस मैनर में डेथ हुई होगी, ये भी आपको डिटर्मिनेशन में हेल्प करता है। वुंड एज, क्योंकि टिश्यू इन्वॉल्व है, ठीक है, तो टिश्यू कब डिग्रेड हुआ, ठीक है, किस लेवल तक पेनिट्रेशन था आपके वेपन का, ये इससे पता चल जाता है मैनर ऑफ डेथ, राइट। एंड साथ साथ में वुंड की एज से पता चल जाता है, जो डिजीज अगर हुआ होगा उससे पता चल जाएगा कि जो डेथ है वो कितनी देर पहले हुई होगी, राइट। एंटीमोर्टम और पोस्टमार्टम इंजरीज, यानी बिफोर डेथ एंड आफ्टर डेथ इंजरीज को आइडेंटिफाई करने में टिश्यू एनालिसिस मदद करती है। स्पीशीज के आइडेंटिफिकेशन में, बिकॉज ह्यूमन एनिमल्स हैव डिफरेंट टाइप्स ऑफ टिश्यूज, ठीक है। मास डिजास्टर विक्टिम आइडेंटिफिकेशन में इस्तेमाल होता है। बर्न, डिकम्पोज, म्यूटिलेटेड रिमेन्स से भी आप टिश्यूज को की हेल्प से डिफरेंशिएशन और आइडेंटिफिकेशन कर सकते हो, ठीक है। होमिसाइड, असॉल्ट, ट्रैफिक एक्सीडेंट या एक्सप्लोजन एंड बर्न केसेस जैसे जो केसेस है डेफिनेटली उनमें यूजफुल है। अगर इन्हें ये सारी चीजों को सिंपली समझने का हम प्रयास करें तो कैसे कर सकते हैं, उस पर आते हैं। ठीक है, देखिए अगर हम बात करते हैं टिश्यूज की, आपकी हमें पता है कि दैट सेल्स आर द बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, ग्रुप ऑफ सेल्स व्हिच हैव सिमिलर फंक्शंस, दे फॉर्म द टिश्यूज। ओके, टिश्यूज कम टुगेदर, सिमिलर टाइप ऑफ वर्किंग टिश्यूज फॉर्म एन ऑर्गन, वेरियस ऑर्गन्स फॉर्म्स द ऑर्गन सिस्टम, और ऑर्गन सिस्टम ही आपका ऑर्गेनिज्म बनता है। ऑर्गन, डिफरेंट ऑर्गन सिस्टम से ऑर्गेनिज्म बनाते हैं, राइट। तो ऑर्गन्स के बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट्स क्या है, टिश्यूज है, अलग अलग टाइप की टिश्यूज जिनका अलग अलग काम है, राइट। बट क्योंकि टिश्यू प्रेजेंट है, अब मान लीजिए एग्जांपल लेकर हम समझते हैं दैट कोई व्यक्ति है जिसकी डेथ हो गई है, और डेथ जो है ना वो एक बहुत पॉइंटेड वेपन से हुई है। जो पॉइंटेड वेपन कहाँ पर लगा है, आपके हाथ में, उससे बहुत बड़ा जो वेपन है उसको यूज किया गया, और उससे एक बहुत बड़ा कट लगा जिससे नर्व्स ब्रेक डाउन हो गया, और वो डेथ का कॉज था। ठीक है, ऑलराइट। अब कौन सा वेपन यूज हुआ ये कैसे पता चल सकता है, जो इंसिशन होता है आपकी स्किन में हमको पता है कि भाई हमारे एपिथेलियल टिश्यू रहेंगे, ठीक है, तो वो किस लेयर तक इफेक्टेड है उससे पता चल जाएगा कि भाई कैसे जो वो आपका जो वेपन है वो किस एंगल से आया, कितनी इंटेंसिटी से वो लगा, फिर कहाँ पर लगा, उससे आपको मैनर ऑफ डेथ भी पता चल जाएगा, ठीक है, कितनी देर पहले लगा वो भी आपको सेल्स की स्टडी से पता चल जाएगा, ठीक है। साथ साथ में अगर ह्यूमन टिश्यूज है तो पता चल जाएगा कि भाई ह्यूमन टिश्यूज है, एनिमल टिश्यूज है, उनको डिफरेंशिएट करना भी आसान होता है। इसके साथ साथ कहीं पर बर्न्ट एरियाज है या डिकम्पोज्ड अगर आपके पास कोई सैंपल है तो उसको भी आप आइडेंटिफाई कर सकते हो टिश्यूज की स्टडी करके, राइट। सो दैट्स अबाउट द फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेक्शन, कैसे पता चलता है, ठीक है, ऑलराइट। तो देखिए आपकी जो स्किन होगी या जो मसल्स होंगी या जो ऑर्गन्स होंगे, ठीक है, या जो कनेक्टिव टिश्यू फ्रेगमेंट्स होंगे, उनका सबसे पहले तो विजुअल एग्जामिनेशन किया जाता है ना। हमने देख ही लिया कि अभी मैंने आपको एक एग्जांपल बताया कि किसी वेपन से किसी के हाथ में अगर चोट की गई है, राइट, तो स्किन देखेंगे, अगर मसल तक इफेक्ट किया है तो देखेंगे, तो आपको पता चल जाएगा कि भाई बहुत डीप इंजेशन रहा होगा। ऑर्गन अगर डैमेज हो गया तो और डीप इंसिजन रहा होगा, बहुत पॉइंटेड वेपन इस्तेमाल किया गया होगा, कनेक्टिव टिश्यू के फ्रेगमेंट्स को देखा जाएगा, ठीक है। सो दिस इज द वेरी फर्स्ट स्टेप वेयर इन विजुअल एग्जामिनेशन होगा। उसके बाद स्टीरियो माइक्रोस्कोप की मदद से या लाइट माइक्रोस्कोप की मदद से एग्जामिनेशन किया जाएगा। उसके बाद हिस्टोलॉजिकल सेल्यूलर लेवल पे स्टेनिंग होगी, ठीक है, ये कुछ स्टेन्स के नाम यहाँ पे दिए गए हैं, ठीक है।
इसके बाद एएलएस से स्कैनिंग होगी, ठीक है। तो अगर कोई वेपन है या कोई क्लॉथ है या कोई साइट है, वहां पे एएलएस का इस्तेमाल करके डिटेक्ट कर लिया जाएगा टिश्यू को। एंड फिर उसके बाद डीएनए स्क्रीनिंग होगी टू कंफर्म द प्रेजेंस ऑफ द बायोलॉजिकल मटेरियल। एंड साथ में आप फिर विक्टिम और सस्पेक्ट को भी आइडेंटिफाई कर सकते हो डीएनए स्क्रीनिंग के माध्यम से, ठीक है। सो ये तो सिर्फ डिटेक्शन है, ये सिर्फ क्या है, ये डिटेक्शन है। अब हम बात करते हैं प्रिजम्पटिव टेस्ट की। देखिए यहाँ पे मैं चाहूंगी कि आप बहुत ध्यान से मेरी बात को समझें और मेरी बात को सुने। इफ यू टॉक अबाउट द टिश्यूज, देखिए यहाँ पे क्या लिखा है, इट सेज दैट देयर इज नो यूनिवर्सल प्रिजम्पटिव टेस्ट फॉर टिश्यू। कोई भी यूनिवर्सल प्रिजम्पटिव टेस्ट टिश्यूज के लिए नहीं है, ओके। अब वाई, देयर आर वे, आप अब अगर आप टिश्यूज के कैरेक्टर्स पे जाओगे तो इंडिविजुअल टाइप ऑफ टिश्यू के कैरेक्टर्स हैं जिनसे आप आइडेंटिफाई कर सकते हो सबसे पहले कि ये किस टाइप के टिश्यूज हैं। अगर हम एपिथेलियल टिश्यू में ही जाते हैं तो हमको पता है ना कितने टाइप के एपिथेलियल टिश्यूज होते हैं, कोलमनार होते हैं, स्क्वामस टाइप के, क्यूबॉइडल टिश्यूज होते हैं, ठीक है। तो आप एक सिंपल सी बात समझिए, सीलिएटेड कोलमनार होते हैं, ठीक है। अलग अलग टाइप के, डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं और उन सब के अलग अलग कैरेक्टर्स होते हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस होता है, सिंपल स्क्वामस होता है, कोलमनार होगा, स्ट्रेटिफाइड कोलमनार, सीलिएटेड टिश्यूज होते हैं, अलग अलग डिफरेंट डिफरेंट टाइप के टिश्यूज होते हैं और उन सबके अपने अपने कैरेक्टर्स होते हैं। नर्वस टिश्यू की अगर आप बात करेंगे तो वहां आपको न्यूरॉन्स मिलेंगे, हर किसी का अपना इंडिविजुअल कैरेक्टर होता है, इसीलिए कोई यूनिवर्सल प्रिजम्पटिव टेस्ट टिश्यू के लिए नहीं रखा गया है, ओके। लेकिन अगर कॉमन प्रिलिमिनरी एग्जामिनेशन की आप बात करो तो मॉर्फोलॉजिकल एग्जामिनेशन, मॉर्फोलॉजी समझी जाती है टिश्यू की, फिर उसकी माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन, अपने जब अलग अलग टिश्यू पढ़े तो उनकी एनाटॉमी भी अपन देखते हैं, राइट। तो उनका माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन किया जाता है, फिर अलग अलग सेल्स की स्टेनिंग करके देखा जाता है। उसके बाद प्रोटीन बेस्ड स्क्रीनिंग टेस्ट किए जाते हैं टिश्यू के टाइप के अनुसार कि एक XYZ टिश्यू है तो उसमें किस टाइप का प्रोटीन मिलता है, और फिर उस प्रोटीन को डिटेक्ट करके पता लगाया जाता है कि क्योंकि ये टाइप का प्रोटीन मिल रहा है तो हो सकता है ये इस पर्टिकुलर टाइप का टिश्यू हो। क्या आपको समझ में आया ये? अगर अच्छे से नहीं कुछ भी समझ में आ रहा है तो मुझे कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा, ठीक है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं कंफर्मेटरी टेस्ट्स की तरफ, ओके। सो देखिए इसको प्लीज थोड़ा ध्यान से समझने की कोशिश कीजिएगा। हम यहाँ पे इन पर इन डेप्थ नहीं जा रहे हैं, बट जितना आपको पता होना चाहिए एज पर द स्कोप ऑफ द सिलेबस वो हम यहाँ पे डिस्कस करें, राइट। सो द नंबर वन इज द हिस्टोपैथोलॉजी। अब इस बात को समझिए, हिस्टोपैथोलॉजी में क्या होता है, सेल्यूलर आर्किटेक्चर को समझा जाता है किसी भी टिश्यू के, ओके। सो किसी भी टिश्यू का जो कैरेक्टरिस्टिक सेल्यूलर आर्किटेक्चर या सेल्यूलर मेकअप होता है, किस प्रकार से सेल्स उसमें होते हैं, किस प्रकार से अरेंज होते हैं, कैरेक्टरिस्टिक होता है ना ये हर एक सेल का अपने आप में। सो कैरेक्टरिस्टिक सेल्यूलर कैरेक्टर्स या आर्किटेक्चर को पढ़ा जाता है और समझा जाता है और उससे कंफर्म किया जाता है कि ये कौन सा टिश्यू है, ओके। ऑलराइट, नाउ लेट्स टॉक अबाउट द इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री, जहाँ पे एंटीजन एंटीबॉडी रिएक्शन का प्रिंसिपल इस्तेमाल किया जाएगा। तो क्या होगा, देखिए टिश्यू एंटीजन लिया जाएगा, टिश्यू एंटीजन को प्राइमरी एंटीबॉडी के साथ एसोसिएट किया जाएगा और ये बना देगा आपका एंटीजन एंटीबॉडी कॉम्प्लेक्स, ओके। ऑलराइट, इसमें एक सेकेंडरी एंटीबॉडी ऐड की जाएगी जिसमें एक एंजाइम को लेबल किया जाएगा, तो एंजाइम लेबल्ड सेकेंडरी एंटीबॉडी का फॉर्मेशन होगा, ठीक है, विच इज DAB 3,3 डाई अमीनो बेंजिडीन, ओके। एंड साथ में इसमें H2O2 हाइड्रोजन पेरोक्साइड ऐड किया जाएगा, इससे मिलेगा आपको एक ब्राउन कलर्ड प्रेसिपिटेट। अगर ब्राउन कलर प्रेसिपिटेट मिलता है तो ये एक पॉजिटिव रिएक्शन शो कर रहा है और ये कंफर्म करता है कि आपके पास टिश्यू है, ओके। तो एंटीजन एंटीबॉडी के रिएक्शन को ये एज अ प्रिंसिपल इस्तेमाल करता है और रिएक्शन पॉजिटिव हो जाएगा तो आपको एक ब्राउन कलर का प्रेसिपिटेट मिल जाएगा, दैट्स इट, ठीक है। इसके साथ साथ होती है डीएनए प्रोफाइलिंग, डीएनए लिया जाएगा, उसको एम्पलीफाई किया जाएगा, उसके बाद STR एनालिसिस किया जाएगा और उसके बाद इंडिविजुअल डीएनए प्रोफाइलिंग करके अलग अलग पता कर लिया जाएगा कि भाई ये विक्टिम का डीएनए है या ये सस्पेक्ट का डीएनए है। क्या आपको ये समझ में आया? तो ये बहुत डेप्थ में चीजें हैं। अगर आप इम्यूनोहिस्टोकेमिस्ट्री की बात करोगे अलग से टिश्यूज की, ये बहुत डिटेल्ड है, बहुत ज्यादा डिटेल्ड है। लेकिन अगर आप सिलेबस को थोड़ा सा समझो तो सिलेबस में आपको बहुत सारे बायोलॉजिकल एविडेंसेस एक साथ दे दिए गए हैं, तो इससे आपको समझ में आता है लिमिट ऑफ द सिलेबस कि हमको इन डेप्थ, हमको बस उनके डिटेक्शन के बारे में पता होना चाहिए, उनके फॉरेंसिक कॉन्ट्रीब्यूशन के बारे में पता होना चाहिए,
कौन से ऐसे टेस्ट है जिनसे उनको डिटेक्ट किया जा सकता है और कंफर्म किया जा सकता है, ये चीजें हमको पता होनी चाहिए, ठीक है। चलिए तो आगे बढ़ते हैं विद द हैंडलिंग कलेक्शन एंड प्रिजर्वेशन की, भाई कैसे हैंडल किया जाए, कैसे कलेक्ट किया जाए। तो ये सिंपल बात है कि आपको ग्लव्स पहने चाहिए, मास्क लगाने चाहिए, ठीक है, स्टेराइल फोर्सेप्स एंड स्कैल्पल्स का यूज किया जाना चाहिए, हर प्रकार के टिश्यू सैंपल को सेपरेटली कलेक्ट किया जाना चाहिए। नेक्स्ट इज VIMP, एयर ड्राई द फ्रेश टिश्यू। ओके, एयर ड्राई करना है, मॉइस्चर को अलग कर देना चाहिए आपको, इफ अप्रोप्रिएट बिफोर DNA प्रिजर्वेशन, और रेफ्रिजरेट इमीडिएटली, या तो तुरंत रेफ्रिजरेट कीजिए या तो एयर ड्राई कीजिए, ठीक है। प्रिजर्व टिश्यू फॉर हिस्टोलॉजी इन 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन, दिस इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट, यही पूछ लिया जाएगा कि अगर आपके पास टिश्यू सैंपल है और आपको उसको हिस्टोलॉजी के लिए प्रिजर्व करना है तो आप किस सोल्यूशन में रखेंगे, इन 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन। 10% न्यूट्रल बफर्ड फॉर्मेलिन के इस्तेमाल से हम टिश्यू को हिस्टोलॉजी के लिए प्रिजर्व करेंगे। देन अगर DNA एनालिसिस करना है, ध्यान दीजिएगा, अगर DNA एनालिसिस करना है तो रेफ्रिजरेशन 4 डिग्री सेल्सियस और फ्रीजिंग -20 टू -80 डिग्री सेल्सियस, फॉर्मेलिन को अवॉइड कीजिए अगर आपको DNA एनालिसिस करना है तो, ठीक है। वी शुड पैक देम इन स्टेराइल लीक प्रूफ कंटेनर्स। प्रॉपर चेन ऑफ कस्टडी, कैसे मेंटेन, चेन ऑफ कस्टडी क्या होता है, अगर यही नहीं पता है देन यू रियली नीड टू गो बैक टू द वीडियो 1 ऑफ दिस सीरीज, ठीक है, पहले सारे वीडियोस देखिए फिर यहाँ पर आइए। And then to prevent the cross contamination, we should change the gloves and instruments between the samples. This is very basic but पता होना चाहिए आपको, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं with bone as biological evidence। देखिए अभी तक हमने टिश्यू के बारे में बात की, अब हम बोन के बारे में बात करते हैं, ठीक है। तो आपकी बॉडी का स्ट्रक्चरल फ्रेमवर्क बोन बनाता है, ये तो आपको पता है, ठीक है। आपके सारे इंटरनल वाइटल ऑर्गन्स को प्रोटेक्ट करता है, लीवर की तरह काम करता है, मस्कुलर मूवमेंट को सपोर्ट करता है, साथ साथ में मिनरल्स को स्टोर करता है, बोन मैरो ब्लड सेल्स बनाते हैं, एंड येलो बोन मैरो में फैट स्टोर होता है। तो ये फंक्शन मैम हमको बहुत अच्छे से पता है, राइट, हम सब इंटेलिजेंट बच्चे और ये सब हम लोगों ने पढ़ लिया है स्केलेटल सिस्टम में, है ना। अब फॉरेंसिक इंपॉर्टेंस की बात करते हैं। सो ये ड्यूरेबल बायोलॉजिकल एविडेंस है क्योंकि ह्यूमन आइडेंटिफिकेशन में हम सेक्स डिटर्मिनेशन स्कल और पेल्विस के बेसिस पे कर लेते हैं, आपके प्यूबिक सिम्फेसिस के बेसिस पर एज का एस्टिमेशन भी कर लेते हैं, स्टैचर का एस्टिमेशन भी कर लेते हैं कि हाइट कितनी होगी, अगर बोन्स लॉन्ग है तो भाई हाइटेड पर्सन होगा, ठीक है। एंसेस्ट्री पॉपुलेशन एफिनिटी एस्टिमेट करने में हेल्प करती है, अगर कहीं पे ब्लंट शार्प इंजरीज हैं तो ट्रॉमा पता चल जाता है, मास डिजास्टर्स, बर्न रिमेन्स, स्केलेटल रिमेन्स या कोल्ड केसेस में हेल्पफुल है, मतलब ऐसे केसेस में जहां पे आपके बाकी एविडेंसेस नहीं है तो भी आपको स्केलेटल रिमेन्स मिल जाते हैं। तो मास डिजास्टर्स में कभी कभी सिर्फ स्केलेटल रिमेन्स ही बचते हैं, बर्न केसेस में भी सिर्फ स्केलेटल रिमेन्स ही बचते हैं, है ना, कोल्ड केसेस में भी ऐसा ही होता है। तो बोन एक बहुत ड्यूरेबल बायोलॉजिकल एविडेंस इसलिए कहा गया है, ठीक है। इसमें न्यूक्लियर डीएनए के साथ साथ माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी प्रेजेंट होता है, इसीलिए एक बहुत अच्छे बायोलॉजिकल एविडेंस की तरह ये एक्ट करता है, ठीक है। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द डिटेक्शन पार्ट कि कैसे डिटेक्ट करेंगे, राइट। सो सबसे पहले तो भाई विजुअल एग्जामिनेशन, ठीक है, ये विजुअल एग्जामिनेशन से आप पता लगा सकते हैं कि कौन सी बोन है, ठीक है। एंड देन द एक्सरे एंड द सीटी स्कैन, ओके, उसके बाद जो ओस्टियोलॉजिकल यानी बोन सेल्स जो है उनका एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद जो ओस्टियोन्स है उनका हिस्टोलॉजिकल स्टेनिंग के द्वारा उनका हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन होगा, और उसके बाद जो कॉर्टिकल बोन और बोन मैरो है उससे क्या करे किया जाएगा, डीएनए एक्सट्रैक्ट किया जाएगा और फिर डीएनए प्रोफाइलिंग हो जाएगी, इंडिविजुअल आइडेंटिफिकेशन होगा, ओके। नाउ लेट्स टॉक अबाउट द प्रिजम्पटिव टेस्ट अगेन, कोई स्पेसिफिक प्रिजम्पटिव केमिकल टेस्ट नहीं है, लेकिन जो आपकी बोन की मॉर्फोलॉजी होती है, जो एक्सरे या रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होते हैं, ऑस्टियोलॉजिकल जो बोन सेल्स का असेसमेंट होता है या माइक्रोस्कोपिक एग्जामिनेशन है, उसके द्वारा आइडेंटिफाई किया जाता है कि ये कौन सी बोन होगी। ये तो बेसिक सी बात है, आप समझिए जब हमने स्केलेटल सिस्टम पढ़ा था तो हमने हर एक बोन के कैरेक्टर को समझा था या नहीं समझा था, तो एक ग्रॉस मॉर्फोलॉजिकल आइडिया आपको सीधे मिल जाएगा मॉर्फोलॉजी देख के बोन की, फिर रेडियोग्राफिक एग्जामिनेशन होगा, उसके बाद माइक्रोस्कोपिक स्टडी और ओस्टियोलॉजिकल असेसमेंट में हम बोन सेल्स को पढ़ते हैं, जहां से हमको जो आइडिया है वो क्लियर हो जाएगा कि स्पेसिफिकली कौन सी बोन है, ठीक है। देन द कंफर्मेटरी टेस्ट, तो देखिए हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में क्या होगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है,
हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन में लेमेले या हेवर्जियन कैनल्स या ओस्टियोन्स को कंफर्म किया जाएगा। अगर ओस्टियोन्स मिल रहे हैं या हेवर्जियन कैनल्स मिल रहे हैं या लेमेले मिल रहे हैं तो इसका मतलब है कि बोन टिश्यू वहां पर प्रेजेंट है। सो दीज आर द कंफर्मेटरी टेस्ट दैट इज हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन एंड द अदर वन इज डीएनए प्रोफाइलिंग। ये तो बहुत ईजी है। डीएनए प्रोफाइलिंग लगभग हर एक बायोलॉजिकल एविडेंस में हमने समझी है ना। बोन डीएनए को एक्सट्रैक्ट करेंगे, फिर उसको पीसीआर से एम्पलीफाई करेंगे, एसटीआर एनालिसिस लेंगे एंड डीएनए प्रोफाइलिंग कर लेंगे। सो दिस इज ऑल्सो वन ऑफ द कंफर्मेटरी टेस्ट। ठीक है, देन द माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए एनालिसिस। हमने पढ़ा है कि माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए भी आपको बोन में मिलेगा, राइट। सो जब न्यूक्लियर डीएनए यदि डिग्रेडेड होता है तो फिर माइक्रोबियल माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए के साथ एनालिसिस किया जाता है, जहां पे माइटोकॉन्ड्रियल डीएनए का एम्पलीफिकेशन होगा, उसकी डीएनए की सीक्वेंसिंग होगी और रेफरेंस सैंपल से कंपेयर किया जाएगा। अगर विक्टिम के सैंपल से मैच कर रहा है तो पता चल जाएगा कि भाई ये तो विक्टिम का ही डीएनए सैंपल है। अगर सस्पेक्ट से जो आपका सस्पेक्ट है उससे मैच कर जाता है तो समझ में आ जाएगा कि यही कल्प्रिट है। ओके, ऑलराइट, सो दैट्स अबाउट द confirmatory tests if we talk about the bone as the biological evidence, right? Now let's talk about the handling, collection and preservation. ठीक है, देखो इसको पढ़ना जरूरी क्यों है, क्योंकि अभी आपको लगता होगा कि मैम ये क्यों पढ़ा रही हैं आप, बिकॉज जब हम एग्जाम देने जाते हैं ना, ये बहुत छोटी छोटी सी चीजें जो हमें लगती हैं कि हमें बन जाएंगी आराम से, लेकिन यहाँ पे ही हमारा ध्यान नहीं जाता और हम इन्हें पढ़ के नहीं जाते, इसलिए पढ़ना जरूरी है। ठीक है, तो बोन्स को जब आप कलेक्ट करें उससे पहले फोटोग्राफ लिया जाता है। ठीक है, ग्लव्स पहनने, स्टेराइल इंस्ट्रूमेंट यूज करने तो पता ही है, लेकिन हर एक बोन फ्रेगमेंट को, छोटे से छोटे हिस्से को भी केयरफुली कलेक्ट किया जाएगा। बोन्स को स्क्रब और वॉश नहीं करना चाहिए हार्श केमिकल से, नहीं तो आपकी एनालिसिस खराब हो सकती है। वेट बोन्स को एयर ड्राई करना है, मॉइस्चर नहीं होना चाहिए बिफोर पैकेजिंग। ईच बोन शुड बी packaged separately in paper bags और cardboard boxes। प्लास्टिक पैकेजिंग मॉइस्ट बोन्स की नहीं होनी चाहिए, कूल एंड ड्राई प्लेसेस पे आपको रखना चाहिए। प्रॉपर लेबलिंग एंड चेन ऑफ कस्टडी होनी चाहिए, कंटामिनेशन नहीं होना चाहिए ड्यूरिंग डीएनए सैंपलिंग एंड प्रिजर्व फ्रेजाइल बोन्स विद प्रोटेक्टिव पैडिंग ड्यूरिंग ट्रांसपोर्ट। दिस इज ऑल्सो VIMP। Okay, now why is it important? Because we are thinking as a forensic biologist। अगर आप एक फोरेंसिक बायोलॉजिस्ट की तरह काम करोगे तो ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। ओके, अगर आप एक साइंटिफिक ऑफिसर की तरह एक्ट करोगे, स्पेसिफिकली बायोलॉजिकल साइंटिफिक ऑफिसर, तो ये बेसिक चीजें आपको पता होनी चाहिए, इसलिए हम यहाँ पर पढ़ रहे हैं। ओके, ऑलराइट, नाउ नेक्स्ट जो इसका पार्ट है वो बायोलॉजिकल एविडेंस टीथ है, जो कि हम एक अलग क्लास में पढ़ेंगे, बिकॉज आज ये बहुत सारा हो गया होगा आपके लिए, और अब मैं नहीं चाहती कि आपको कोई भी कंफ्यूजन हो, और साथ ही वीडियो का ड्यूरेशन भी ज्यादा हो, राइट। सो नाउ दैट्स अबाउट फॉर टुडेज क्लास। ठीक है, आज हमने बोन पढ़ लिया है, ठीक है, सलाइवा पढ़ लिया है और टिश्यू पढ़ लिया है। ओके, जो रिमेनिंग पार्ट है आपका, जहां पे हमको टीथ, यूरिन, फीसेस एंड वेजाइनल सिक्रीशंस पढ़ना है, ये हम नेक्स्ट क्लास में देखेंगे। ओके, ऑलराइट, तो आई होप आज आपको पढ़कर मजा आया हो। प्लीज अपना फीडबैक मुझसे शेयर कीजिए, मुझे बताइए यदि आपको पढ़ने में अच्छा लग रहा है तो। एक आपका सजेशन है हिंदी में भी स्लाइड्स लाने का, तो देखिए मैं उस पर काम कर रही हूँ, इफ इट विल बी पॉसिबल तो आपको दिख ही जाएगा, नहीं तो प्लीज कोशिश कीजिए कि इससे आपको चीजें समझ में आए। बट आई एम ट्राइंग माई लेवल बेस्ट कि मैं कंटेंट दोनों मीडियम्स में प्रेजेंट कर पाऊँ इन द फॉर्म ऑफ स्लाइड्स ऑल्सो। ओके, सो यदि आप नोट्स लेना चाहते हैं यूनिट 1 के, अभी अवेलेबल हैं, तो आप ये लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। दिस इज अगेन अ सैम्पल PDF फॉर द नोट्स। ठीक है, ये सैम्पल PDF है विच इज जस्ट 8 पेजेस, बट द एक्चुअल PDF हैज 113 पेजेस एंड आप उन्हें जस्ट 100 रुपीज में परचेज कर सकते हैं। उनमें ये पांचों के पांचों टॉपिक्स जो यूनिट 1 के वो अवेलेबल है। ओके, alright, so thank you so much everyone for showcasing a lot of love towards the series and towards the notes that we are providing। I hope आपको सारी चीजें अच्छे से समझ में आई होंगी और आपको मेरे साथ पढ़ने में उतना ही मजा आया होगा जितना मुझे आपको पढ़ाने में आया। So thank you so much for watching। Till the next time we meet, take good care and keep studying। Thank you so much।